नमस्कार साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि हम आपके लिए जो है एमसीक्यू की फ्री क्लासेस उपलब्ध कराने वाले हैं टॉपिक टू टॉपिक और हर क्लास में हम आपको बता देंगे अंत में कि हम अगला जो यानी कि जो कल की क्लास आने वाली है वो किस टॉपिक पर आने वाली है और किस टॉपिक की तैयारी आपने करनी है ताकि एमसीक्यू आप लगा करके अपना रिवीजन समय पर कर सके। तो पूरा शेड्यूल कल का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख सकता है। 90 डेज स्ट्रेटजी फॉर स्क्रीनिंग करके वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको लेकर के एक प्लेलिस्ट भी बना लूँगा, तो बाद में जाकर के भी आप उसको वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 2 क्लासेज़ में शुरुआत हम जीएस से कर रहे हैं, जीएस और उत्तराखंड से कर रहे हैं। तो पहली क्लास जो जीएस की आपकी होने वाली है, उसमें मैंने आपको कल भी कहा था कि पॉलिटी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएँ, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, यानी कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन 3 टॉपिक पर आधारित हम आज एमसीक्यू करने वाले हैं आपकी जीएस की पहली क्लास में। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आप लोग जैसे कि देख भी पा रहे होंगे अपने उस पर, तो जैसे-जैसे यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, आपने क्वेश्चन पढ़ना है और मैं थोड़ा समय लूँगा, हिंदी में भी पढ़ूँगा, अंग्रेजी में पढ़ूँगा और उसके बाद जो है आपने अपना उत्तर इसमें देना है। ठीक है? तो बड़ी से बड़ी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आपने शेयर करना है और जुड़ना भी अच्छी संख्या में है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारी इस जो है सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद आपकी उत्तराखंड की क्लास होनी है और उत्तराखंड की क्लास भारत भूषण पुरोहित सर आपकी लेंगे। वो आपको जो है उत्तराखंड हिस्ट्री के क्वेश्चन्स आपको करवाएँगे अगली क्लास में। तो फिलहाल ये मेरी क्लास है। मेरी क्लास में हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको उत्तर आता होगा तो उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में रखते जाना है। ठीक है ना? वो लाइव के अंदर, ठीक है? उसके अंदर आप जो है क्वेश्चन के उत्तर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भारत का जो न्यायिक पुनरीक्षण है भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना, यानी कि ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? ठीक है ना? किस देश के संविधान से? द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस देश के इससे लिया है? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसएसआर से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो दीजिए इसका उत्तर और फिर मैं आपको उत्तर बताऊँगा इसका। ठीक है? जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया तो अब मैं इसका उत्तर देने वाला हूँ, तो आप जो है अपना उत्तर रखिए बीच-बीच में, ठीक है? जो उत्तर नहीं भी देना चाहता अपने मन में रखिए, अपना रिवीजन आप खुद कर सकते हैं। तो ये कि आसान सा प्रश्न है, आसान नहीं आप इसको मीडियम रेंज का प्रश्न कह सकते हैं कि ना ये बहुत आसान है, ना बहुत कठिन है। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा आपका यूएसए से, ठीक है ना? यूएसए से हमने क्या लिया है जुडिशियल रिव्यू वाला जो लिया है, देखिए भारतीय संविधान की विशेषताओं से ये टॉपिक है, तो कहाँ से क्या लिया है? यानी कि जो हमारे स्रोत हैं, सोर्सेज़ हैं कि कौन-सा कॉन्सेप्ट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ के संविधान से लिया है, ठीक है? डीपीएसपी कहाँ से लिया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया, ठीक है? जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया, सेक्युलरिज़्म कहाँ से लिया, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ-कहाँ से ली हैं, इस पर आधारित आपने जो है क्वेश्चन्स जो है ये करने हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना होती है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने समवर्ती सूची जो कंकरेंट लिस्ट होती है, आप लोग जानते हैं 3 लिस्टेज़ होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती हैं, यानी कि जो दोनों के विषय होते हैं, जैसे शिक्षा इसके अंदर आता है। तो ये किस कहाँ से हमने लिया है? अगेन ये सोर्स पूछा गया है, किस संविधान से हमने लिया है? यूएसए से, स्विट्ज़रलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर यूएसएसआर से? तो ये जो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट था, कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट था, ये हमने लिया था आपके कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, ठीक है? इस तरह से सोर्सेज़ आप याद करेंगे, बहुत अच्छे से आपने इसको टॉपिक को तैयार करना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन एक मैच वाला प्रश्न है, यानी कि आपको इसमें मिलान करना है और थोड़ा बड़े आकार का प्रश्न है। आई होप सबको दिख पा रहा होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, सभी को दिख पा रहा है हिंदी, अंग्रेजी में, ठीक है? तो सूची 1 का सूची 2 से मेल करना है और दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है, यानी कि कुल मिलाकर के आपको यही है अगेन स्रोत और संवैधानिक प्रावधान का हमने ये एक और प्रश्न है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो मंत्रिमंडल सरकार और केंद्र राज्य का संबंध, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो लिया है हमने यूएसए से, ठीक है? जो अमेरिका का अधिकार पत्र था, यानी कि जो यूएसए जब बना था,
तो उसमें जो है फंडामेंटल राइट वो हमने वहाँ से लिया। डीपीएसपी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था? डीपीएसपी लिया था, जो कि आपका टॉपिक है भी और कल हमने डीपीएसपी पे क्वेश्चन भी लाने हैं। ठीक है? कल के टॉपिक मैं आपको लास्ट में बता दूँगा कि किन-किन टॉपिक पे आपने कल की तैयारी करनी है। ठीक है? तो ये हो गया आपका। और इसके अलावा मंत्रिमंडल की सरकार, ये जो हमने मंत्रिमंडल हम कहाँ से लेकर के आए थे? तो मंत्रिमंडल सरकार ये जो चीज़ थी हमने ब्रिटिश संविधान से ली थी और केंद्र राज्य का संबंध वो हमने कनाडा से लिया था। ठीक है? यानी कि कुल मिलाकर के जो हमारा संघीय ढाँचा है, संघ का ढाँचा है, वो हमने कहाँ से लिया है? तो वो कनाडा से लिया हुआ है। ठीक है? केंद्र और राज्य के संबंध वाला जो चीज़ है वो हमने कनाडा से ली, क्योंकि कनाडा और भारत का कहीं न कहीं आपस में बहुत मिलता-जुलता जो है स्ट्रक्चर है, अगर हम उसमें देखें केंद्र राज्य के संबंध में, तो क्योंकि वो हमने कनाडा से लिया हुआ है, ठीक है? तो आप जो है इसमें आप मिलान कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है? तो कहाँ से क्या लिया हुआ है? तो ए4 और ए4 बी3 ए4 बी3 ए4 बी3 2 ऑप्शन में है। इसके अलावा और बता दो। मंत्रिमंडल सरकार, ब्रिटिश संविधान से सी1 ए4 बी3 सी1, तो डी जो है आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। इस तरह से मेल आपको करना है, ठीक है? और डी2 है ही, वेरीफाई कर सकते हैं। कनाडा के संविधान से हमने केंद्र राज्य के संबंध लिए हुए हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा किया जा सकता है इसको। भारतीय संविधान में शामिल है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में शामिल है। कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी सूचियाँ या हैं, ठीक है? कितनी सूचियाँ हैं, कितनी लिस्ट हैं? तो कितने बता सकते हैं आप इसमें ऑप्शन में? आपको तो मैं 5 से 10 सेकंड का समय दूँगा अभी। तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 395 आर्टिकल्स यानी 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट्स यानी 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ टोटल हैं। ठीक है ना? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ भारत के वर्तमान संविधान में शामिल हैं। ठीक है? अब ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे अनुच्छेदों में बहुत सारे आर्टिकल ए, बी, सी करके या 1 ए, 1, 2 करके जोड़ दिए गए। इस पे बहुत सारी डिबेट है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दरअसल हैं एग्ज़ैक्टली कितने अनुच्छेद। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे कुछ आर्टिकल को बीच में से नल कर दिया गया यानी हटा दिया गया। फिर संविधान संशोधन करके किसी भी के जो है बहुत सारे हिस्से बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला कई बार आ जाता है कि इस अनुच्छेद में ही इसको भी डाल दो। जैसे सूचना का अधिकार जब आया था तो उन्होंने वो उसके अंदर डाल दिया था। आर्टिकल 19 1 के अंदर डाल दिया था कि ये किसके अंदर आता है? अभिव्यक्ति और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर आता है। तो इस तरह की चीज़ें कई बार होती हैं, लेकिन आप मूलतः मानेंगे 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियाँ जो हैं भारत के संविधान में। ठीक है? आगे बढ़ें। ये आपने सब याद करना है, तैयारी करनी है इसकी अच्छे से। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या होता है। यानी कि भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली यानी कि इंडिया की पार्लियामेंट्री का सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें क्या डिफरेंस है इन चारों में से? ठीक है? एक ही डिफरेंस है, उन चारों में से कुछ ना कुछ है। वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका हैं। ठीक है? क्या ये बात अलग है भारत के संविधान में? बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, यानी कि देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई कुछ खराब हो जाता है, कोई चीज़ हो जाती है, तो पूरी कार्यपालिका बल्कि पूरी सदन सदन की पूरी सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है, किसी एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। उसको सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। सी है द्विसदनीय विधायिका यानी कि 2 सदन होंगे, ये वाला अंतर है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो जैसा कि आपको बताया था मैंने, जो ये न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसका मतलब है कि ब्रिटिश संसद में क्या होता है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। तो ये भारत और ब्रिटिश के उसमें एक अंतर है। बाकी वास्तविक और नाम मात्र दोनों जगह होता है कार्यपालिका, आप लोग जानते हैं। वहाँ भी क्या होता है, वहाँ किंग होता है, यहाँ प्रेसिडेंट होता है, दोनों नाम मात्र के हैं और वास्तविक कार्यपालिका दोनों जगह होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व दोनों जगह होते हैं, द्विसदन दोनों होते हैं। वहाँ भी लोअर अपर होता है, यहाँ भी राज्यसभा और लोकसभा होती है। ठीक है? ये अंतर नहीं है, टी वाला अंतर है। तो कई बार आपको जो ज्ञान है पुराना वाला कि हमने कहाँ से क्या लिया, इससे भी कर सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू तो हमने यूएसए से लिया है, तो इस तरह से भी ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है? कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? ठीक है, ये थोड़ा अनक्लियर सा प्रश्न बन गया कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन से वाले की कब की सभा की बात हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बात हो रही है संविधान सभा बनने के समय पे, यानी कि स्थायी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? स्थायी अध्यक्ष कौन था? ठीक है, अगर आपसे कहें कि पहले जो जब पहली बार संविधान सभा बैठी थी, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और अस्थायी अध्यक्ष जो थे, वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है? जो अंग्रेज़ी मीडियम वाले हैं, वो आई होप देवनागरी समझते होंगे, तो सच्चिदानंद सिन्हा मैंने लिखा हुआ है, ये आप पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है? तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, लेकिन बाद में स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल कर के राष्ट्रपति भी बने, इसी वजह से बने, कि संविधान सभा के स्थायी जो मतलब जो अध्यक्ष थे, कौन? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? तो इसका उत्तर आपका राजेंद्र प्रसाद होगा, ठीक है? ये थोड़ा अनक्लियर सा रह गया कि उसकी बात हो रही है, लेकिन कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? ठीक है, अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, यानी फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज़ क्यों कहा जाता है? यह संविधान में उल्लिखित होता है, ये सही बात है, संविधान में उल्लिखित होता है, इसीलिए मूल अधिकार होता है। प्रजातांत्रिक होता है, प्रजातांत्रिक होता है। लोक कल्याणकारी होता है क्या? वेलफेयर, ये जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? पब्लिक वेलफेयर का, लोक कल्याणकारी, पब्लिक वेलफेयर लिख लेता हूँ। पब्लिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट कभी भी आपसे पूछा जाए, तो वो हमेशा उसके साथ वो कॉन्सेप्ट होता है डीपीएसपी के साथ, वो मूल अधिकार के साथ नहीं लगता है, ठीक है? पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याणकारी राज्य, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो डीपीएसपी के साथ होता है, ठीक है? तो तीसरा ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कई बार प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में व्यक्तित्व विकास के लिए किन चीज़ों का प्रावधान किया गया है? तो व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ एसोसिएटेड विथ फंडामेंटल राइट्स। ऑलवेज़ याद रखिएगा, वेलफेयर वाला डीपीएसपी के साथ, और जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये हमेशा जुड़ेगा किसके साथ? फंडामेंटल राइट के साथ। हमेशा याद रखना है ये, ठीक है? और इसके विरुद्ध संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो संसद तो इसके विरुद्ध कानून वैसे नहीं ही बना सकती है, ठीक है? मूल अधिकार, क्योंकि कोई भी आपसे उसका अधिकार नहीं छीन सकता है, ठीक है? तो इन आधारों पर जो है हमारा जो उत्तर बन रहा है, इसमें से देखिए, संविधान में उल्लिखित होता ही होता है प्रजातांत्रिक, इट इज़ डेमोक्रेटिक। इस पर मुझे थोड़ा-सा डाउट है कि ये प्रजातांत्रिक होता है, नहीं होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जहाँ प्रजातंत्र ना हो, वहाँ भी मूल अधिकार मिले, ठीक है? लेकिन दिए गए ऑप्शंस के आधार पर हम देखें, ठीक है? और 4 वाला तो ज़रूर होना चाहिए। तो जहाँ 4 वाला नहीं है वो क्वेश्चन, वो सारे आपके एलिमिनेट हो जाएँगे। तो ये सारे आपके एलिमिनेट हो रहे हैं यहाँ पे। सी वाला रह रहा है 1, 4 और 5। हाँ, ठीक है। हाँ, ये जो मैं कह रहा था, इस पर डाउट था, प्रजातांत्रिक ज़रूरी नहीं है कि प्रजातांत्रिक हो, ठीक है? संयोग है कि भारत में मूल अधिकार है, संविधान है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि फंडामेंटल राइट हो, लेकिन वहाँ पर क्या हो, प्रजातांत्रिक उससे ना मिले, ठीक है? वैसे शायद मूल अधिकार का ज़्यादा कॉन्सेप्ट वैसे वो रिपब्लिक से जुड़ता है, गणराज्य से जुड़ता है, ठीक है? हालाँकि ये थोड़ा गहरी राज व्यवस्था, थोड़ा पॉलिटिकल फिलॉसफी का मामला ज़्यादा हो गया, लेकिन इतना आपने याद रखना है, ठीक है? थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट करने लायक, ये शायद किसी पीसीएस या यूपीएससी के प्रश्न से मैंने ये लिया होगा ये ज़रूर, ठीक है? इस तरह का प्रश्न ज़्यादातर जनरली स्क्रीनिंग टाइप के उसमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ये ज़रूरी था इस प्रश्न को रखना, ठीक है? व्यक्तित्व विकास वाला ज़रूर आप मूल अधिकार के साथ एसोसिएट करेंगे, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में जो समता का अधिकार है, यानी राइट टू इक्वालिटी है, 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। 5 आर्टिकल कौन से हैं जो राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है? ठीक है? राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी से रिलेटेड कौन-कौन से हैं? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है? तो सी जो है आपका इससे संबंधित है, ठीक है? ये तो बहुत बेसिक सा प्रश्न है, ये तो आपको आना ही चाहिए। अब प्रत्येक आर्टिकल ये आपको याद रखना है, ठीक है? उसमें जैसे आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है। 13 बताता है कि इसके विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती है, ठीक है? 14 से आपके मूल अधिकार शुरू होते हैं, 14 से समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी से लेकर के आपके 32 तक, ठीक है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार तक, आपको प्रत्येक वो याद रखना, ठीक है? आर्टिकल बाय आर्टिकल इन हैंड आपको याद होना चाहिए, आपके सिलेबस में है और यहीं से प्रश्न बनेगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस प्रावधान द्वारा
अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी कि एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी का जो उन्मूलन है वो किस प्रावधान के द्वारा किया गया है? प्रावधान पूछा हुआ है, सीधा सा सवाल है। आर्टिकल 14, 21, 17 या 19, ठीक है? तो ये है आपका किससे संबंधित? देखिए 14 तो है आपका राइट टू इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ भी कह सकते हैं। ये जीवन के अधिकार से संबंधित है, प्राण और देह की स्वतंत्रता। 19 है आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है? यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और जो 17 है, ये 17 है आपका अनटचेबिलिटी से संबंधित है, ठीक है? ऐसा आपने जो है याद रखना है प्रत्येक आर्टिकल को, मतलब मूल अधिकार से संबंधित आर्टिकल को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न वर्ग में आता है मतलब अलग वर्ग में कौन-सा आता है? ठीक है? 14, 15, 16, 19, तो 19 जो है भिन्न आता है, क्यों? क्योंकि 14 से 18 तक वाले क्या हैं, ये सारे के सारे समता के अधिकार में आते हैं या समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी में आते हैं। लेकिन 19 किसमें आता है? स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, और 19 जो है आपका अभिव्यक्ति और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन उसमें आता है, ठीक है? राइट टू फ्रीडम के अधीन आता है, ठीक है? तो इस वजह से ये थोड़ा-सा भिन्न है, ठीक है? 6 मूल अधिकार हैं, तो इस वजह से तो ये दूसरा मूल अधिकार है आपका। ये समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है? आसान सी चीज़ है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ठीक है? मौलिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने किस-किस को माना है? 1, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ठीक है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के रूप में किस-किस को मान्यता दी है? और हालाँकि यहाँ पर प्रश्न क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने किस-किस को मान्यता दी है? ठीक है? वैसे ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मैं आपको समझा भी दूँगा। कंट्रोवर्शियल नहीं मतलब आयोग जो कि ये दरअसल यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था कभी, ठीक है? साल मुझे याद नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश के पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँगा इसमें, तो बताइए आपको क्या लग रहा है इसमें से? ठीक है? देखिए आवास का अधिकार इसमें दिया गया है, ठीक है? विदेश यात्रा का अधिकार भी आपको मिलता है, और जो आयोग था यूपी पीएससी का जो आयोग था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसने जो है तीनों को जो है मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने माना है। ठीक है? 1, 2 और 3 इसके अधीन आएगा उत्तर। वैसे जो समान कार्य के लिए समान वेतन है वो दरअसल डीपीएसपी में आता है आपका। ठीक है? आर्टिकल 39 घ के अधीन आता है, 39 डी के अधीन। ठीक है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, मैं एग्ज़ैक्टली भूल गया हूँ अगेन, मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट में ज़रूर आपको बता दूँगा कि वो कौन-सा फ़ैसला था, क्वेश्चन नंबर 11 में। उसमें उन्होंने कहा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है, ये भी आपका जो है मूल अधिकार में शामिल किया जाता है, ठीक है? हाँ, इस तरह का एक फ़ैसला था, ठीक है? तो ये वाला जो उत्तर था इसका 1, 2 और 3 माना, क्योंकि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रश्न को आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ये इतना मतलब टेक्निकल प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आपसे नहीं पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ठीक है? ये थोड़ा-सा मतलब लॉ जिनकी एक्सपर्टीज़ है उनके उनसे पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? और ये आपको ज़रूर याद करना चाहिए, ठीक है? ये दरअसल 2017 का जो मामला था, जिसको आधार मामला भी कहा जाता है, जब आधार कार्ड आया था ना, उस समय ये आधार कार्ड को जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली थी। इसके अधीन जो है निजता का अधिकार जो था, राइट टू प्राइवेसी को किसके अधीन जो है संरक्षित किया गया है? आर्टिकल 15 और 19, 21 या 29, ठीक है? तो किसके अधीन किया गया है? बताना है आपने। तो ये है जो है आर्टिकल जो है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ठीक है? उसी के अधीन जो है निजता के अधिकार को भी रखा गया है, नींद लेने का अधिकार भी रखा गया है। 21 के अधीन ही शिक्षा के अधिकार को भी इसी के अंदर रखा गया है, ठीक है? जो 86वां संविधान संशोधन था 86th, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 का, ठीक है? इसमें क्या किया गया था, 21 ए में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम जो है इसमें शामिल किया गया था। तो आर्टिकल 21 एक बहुत बड़ा अ आर्टिकल बन गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को इसके अधीन बहुत सारे अधिकार दिए, जिसमें से निजता का अधिकार भी एक है। ठीक है? आर्टिकल 21 निज जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर जो आता है, उसके अधीन। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता?
ठीक है? यानी कि वो कौन-सा अधिकार है कि चाहे आपकी नेशनल इमरजेंसी लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, तब भी आपसे नहीं छीना जा सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं आपातकाल का मतलब ही ये होता है कि आपसे जो कुछ आपके कुछ मौलिक अधिकार हैं, वो आपसे छीन लिए जाएँगे। कुछ जो है उस समय पे लागू नहीं होंगे। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होंगे, वो जो है एक अधिकार है वो आपसे कभी नहीं छीना जा सकता। वो कौन-सा है? देश के किसी भी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, सी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता और डी वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। अंग्रेजी में आप लोग देख सकते हैं नीचे से, ठीक है? तो इसमें से कौन-सा जो है आपको आंसर लग रहा है जो आपसे कभी छीना ही नहीं जा सकता, चाहे नेशनल इमरजेंसी लग जाए? तो वो है आपका बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। 21 आर्टिकल 21 आपसे नहीं छीना जा सकता, चाहे आपातकाल लग जाए, ठीक है? तब भी जो है आपसे आपके जीवन का अधिकार सरकार नहीं ले सकती है, ठीक है? बाकी इन सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि इमरजेंसी लगी हुई है तो आप हर जगह नहीं घूम सकते हैं। जैसे कोविड में भी था, ठीक है? वो भी एक तरह की इमरजेंसी ही थी, ठीक है? और इसके अलावा कहीं भी आप निवास नहीं कर सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता आपको आपातकाल के दौरान नहीं होती है, लेकिन ये वाला जो अधिकार है ना, ये आपसे नहीं छीना जा सकता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, चाइल्ड राइट आर प्रोटेक्टेड बाय व्हिच आर्टिकल ऑफ आईसीसीपीआर? ठीक है? कि बाल अधिकारों को सुरक्षित किसके अंतर्गत किया गया है? बाल अधिकारों से संबंधित आपका कौन-सा वाला अधिकार है, ठीक है? तो बताना है आपने, तो ये है आपका आर्टिकल 24, ठीक है? आर्टिकल 24 है जिसके अंतर्गत कि खतरनाक कामों में जो है बच्चों को नहीं शामिल किया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के कि जो बच्चे होंगे उनको उनको जो है जिसको कहा जा सकता है बाल मज़दूरी का जो है उसमें उन्मूलन किया गया है। आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये आता है, ठीक है? आगे बढ़ें। संविधान का कौन-सा अनुच्छेद है, जो दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अब ये हिंदी वालों को ही नहीं समझ आया होगा। दोहरा दंड मतलब एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा, ये नहीं दी जा सकती है और दूसरा है स्व अभिशंसन यानी अपने खिलाफ गवाही देना, ठीक है? तो आपको जो है अपने खिलाफ गवाही देने के लिए के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है? आपको ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि तुम अपना जुर्म कबूल करो ही करो, ठीक है? ये वाला जो अधिकार है, ये किसके अंतर्गत आपको जो है दिया जाता है, ठीक है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, 21 या फिर आर्टिकल 20 तो किसके अंतर्गत जो है ये वाला आपको दिया जाता है, तो बताना है आपने इसमें से कि कौन-सा वो आर्टिकल है। तो इसका उत्तर है आपका अनुच्छेद जो है आपने आई होप आपने याद किया होगा, नहीं याद किया है तो जो है कल आप जब आप ये टॉपिक कर लेंगे तो इसके आप एमसीक्यू लगा लेना, ठीक है? तो आर्टिकल 20 जो है इससे संबंधित है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है? प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है कितने समय तक? प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है यानी कि आप कोई अपराध कर सकते हैं, आपने किया नहीं है। हो सकता है कि आपके मतलब कर सकते हैं इस आधार पर प्रिवेंशन के लिए डिटेंशन किया जा सकता है। जैसे अ, आपको याद होगा जब आर्टिकल ये आपका 370 में संविधान संशोधन किया गया था, 35 के हटाया गया था। ये वाला जो हुआ था 370 वाला मामला 2019 में। तो उस समय क्या किया गया था, कुछ लोगों को कुछ जो नेता थे जम्मू-कश्मीर के, उनको जो है पहले ही नज़रबंद कर दिया गया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन उसी को कहा जाता है कि आपके बाहर रहने से कुछ खतरा क्रिएट हो सकता है, आपको पहले ही बंद बंद किया जा सकता है। उसमें ऐसा होता है कि आपको जो है बिना मुकदमा चलाए भी कुछ समय तक अंदर रखा जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि वैसे जो नियम है आपको जो है 24 आवर्स के अंदर 48 घंटे के अंदर जो है आपको न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होता है व्यक्ति को जिसको आपने अरेस्ट किया है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है व्यक्ति को और कितने महीने तक का समय है, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो समय है आपका 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने या 9 महीने। वो है आपका 3 मंथ्स, ठीक है? 3 महीना यानी कि 90 दिन, इससे ज़्यादा एक भी दिन ऊपर जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर नहीं रखा जा सकता है। समझ गए आप? ये जो है 16 ये चीज़ें हैं, ये सब मूल अधिकार से ही रिलेटेड है, ठीक है? आर्टिकल 20 से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है? नहीं है वाला आपको जो है बताना है। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध यानी कि जो ज़बरदस्ती श्रम कराया जाता है, उसका प्रतिषेध किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, ये सही है।
अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण 29 के अंतर्गत किया गया है, सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 के अंतर्गत किया गया है, सही है। लेकिन ये वाला जो है 31 जो है आपका, दरअसल ये संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसको जो है बाद में अब ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है। 31 संपत्ति के अधिकार की बात करता था। अब ये रहा नहीं है, तो इसका मतलब डी आपका इसमें उत्तर होगा, ये सुमेलित नहीं है। और ये वाला जो है, कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है, ये आर्टिकल 30 है। अनुच्छेद 30 है। ठीक है? तो अनुच्छेद याद कर लेना भाई कम से कम। ठीक है? क्योंकि अनुच्छेद सब करेंगे, अनुच्छेद वाला प्रश्न सबको आ जाएगा। ठीक है? इसलिए जो है आप ना छूटें बाकियों से कम इतना व्यवस्था आपने कर लेनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? ठीक है? और ये आप बिना बहुत बड़ा पॉलिटी का ज्ञाता हुए बिना भी कर सकते हैं इस प्रश्न को, ठीक है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, ये सही है। ठीक है? के.एम. मुंशी जो प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, उसके सदस्य एक के.एम. मुंशी साहब भी थे, ठीक है? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ऑफ कोर्स किया गया। बलवंत राय मेहता जो समिति की रिपोर्ट थी 1957, इसके द्वारा पंचायती राज की संस्तुति दी गई थी, ये भी सही है। डी वाला प्रश्न, डी वाला जो है आपका उत्तर होगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, नहीं। भारत जो मूल अधिकारों का संरक्षक है वो कौन है? बताना है आपने कमेंट में, ठीक है? कि भारत के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक, हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। डी वाला उत्तर होगा आपका। कौन-सा सही नहीं है? राष्ट्रपति नहीं होता है संरक्षक, कौन होता है? ठीक है, वो आप कर सकते हैं। आर्टिकल 32 मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये 32 है। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत आता है ये। ठीक है? आपके मूल अधिकार का हनन होगा तो आप कहाँ जा सकते हैं? वही इसका उत्तर है। ठीक है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंबेडकर जी ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा था, या किस अधिकार को कहा था? फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले को, राइट टू प्रॉपर्टी वाले को, राइट टू इक्वालिटी वाले को, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार को? किसको कहा जा सकता है संविधान की आत्मा? एक अधिकार है जो संविधान की आत्मा है। अगर वो अधिकार नहीं है तो फिर बाकी अधिकार किसी काम के नहीं है। ठीक है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि दिस इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलेगा तभी तो वो पीछे वाले आप कर पाएँगे। आपको ये अधिकार ही नहीं है, कि आपको पता ही नहीं है आप कहाँ जा सकते हैं अधिकार हनन होने पर, तो आपको कोई हनन करता रहेगा अधिकार का, वो आप क्या कर लेंगे उसका? तो क्या कर लेंगे तब ये जो अधिकार मिलता है वो डी में मिलता है। इस वजह से ये क्या है? संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था अम्बेडकर साहब ने। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये रिट से रिलेटेड है। रिट भी आपके इसमें आता है, ठीक है? मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है ये, ठीक है? अ, 12 से लेकर के 35 तक आपका जो है पार्ट 3 है, तो इसी में अंदर जो है रिट आपको 5 प्रकार की याद रखनी है, ठीक है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको अंग्रेजी में हैbeas कॉर्पस कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? मतलब मिलाना है कि इसमें से कौन-सा है? परमादेश किससे रिलेटेड है? प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ये 4-5 प्रकार के जो है रिट होती है, जो अदालत जारी करता है। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी को प्रत्यक्ष कराओ हमारे सामने। इसका मतलब क्या है? हमें इसका शरीर चाहिए। शरीर चाहिए मतलब व्यक्ति को पेश करो, ठीक है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब होता है न्यायालय माँग रहा है क्या? शरीर माँग रहा है। अगर हैबियस कॉर्पस बंदी को प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी हो गई, तो इसका मतलब उसको पेश करो जिसको आपने अरेस्ट किया। ठीक है? बी है परमादेश। परमादेश मतलब हम आपको आदेश देते हैं अपने अधीन, या तो कार्यपालिका को आदेश दे सकता है, ठीक है? या अपने अधीनस्थ को आदेश दे सकता है न्यायालय को, ठीक है? तो परमादेश होता है। प्रतिषेध यानी कि ये क्या है आपका? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन यानी कि हाँ, ठीक है, ठीक। अधिकार परीक्षा, जैसे एक अधिकार परीक्षा पहले कर लेते हैं। क्वो वारंट, अधिकार परीक्षा यानी अधिकार पूछा जाता है, तो इसका मतलब है किस अधिकार से आपने ये किया है, ठीक है? और इसके अलावा ये जो है आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें जो है आप मिला सकते हैं इसमें से, कि हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर आपको 1-2 भी आते होंगे तब भी आप कर लेंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, A4 किसके अंतर्गत है? A4 के बहुत सारे आंसर हैं, ये, ठीक है? इसके अलावा जो आपका परमादेश है, हम आदेश देते हैं B3, B3 भी 2 के अधीन है, B3 के 2 के अधीन है।
ठीक है? जो आपका शुओ वारंटो है, वो क्या है? अधिकार परीक्षा यानी किस अधिकार से? ई ई2 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 इसके अधीन है। ठीक है? तो ये वाला जो है आपका उत्तर हो जाएगा C5D1 C5 ठीक है? C5 हाँ, प्रतिषेध प्रोहिबिशन जो है रेट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट अच्छा ठीक है। ये वाला जो है और ये जो अगला वाला है उत्प्रेषण वाला है यानी सर्शियरी जिसको कहा जाता है ये पूर्णतया सूचित कीजिए को है कि पूरा डिटेल बताओ इसके बारे में। तो ये जो है रिट 5 प्रकार की आपने याद रखनी है। रिट आपको और इसका मतलब क्या है? व्हाट डज़ इट मीन? कई बार हो सकता है कि अंग्रेजी वाले मतलब इंग्लिश वालों को तो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हिंदी वाले खासकर ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है कि परमादेश शब्द ही आए, हो सकता है मैंडेमस शब्द आ जाए, मतलब ऐसा लिखा हुआ आ सकता है। तो ये गलती ना हो इसलिए अंग्रेजी में भी याद कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसे भी याद कर लेना है, दोनों में याद रख लेना। देखिए, ये अगला क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया। एक याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस याचिका को क्या कहा जाता है? यानी कि उस रिट को क्या कहा जाता है जिसमें न्यायपालिका ये आदेश देता है किसको? कार्यपालिका को कि ये काम करो। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम आदेश दे रहे हैं और आदेश परमादेश के अंतर्गत दिया जाता है जिसको कहा जाता है मैंडेमस। ठीक है? ये याद रख लेना, 5 प्रकार की रिट भी याद रख लेना। थोड़ा-सा जो है आप अपनी कॉपी में जहाँ पे आप ये सब कर रहे हैं तो ब्रैकेट में आप लिखते रहिए कि क्या-क्या टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं, किस-किस तरह से बन सकते हैं। तो लिख सकते हैं आप रिट याद करना है, आर्टिकल्स याद करने हैं, ठीक है? मूल अधिकार क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये भी याद करना है। मूल अधिकार का सबसे ज़्यादा संबंध किससे है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से है। उसी में आप नोट बना कर के स्टार के अंदर कर सकते हैं कि पब्लिक वेलफेयर, वेलफेयर शब्द आएगा यानी लोक कल्याणकारी शब्द आएगा तो वो डीपीएसपी से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से। ऐसा याद किया जा सकता है, ठीक है? इस तरह से जो है क्वेश्चन के ऑप्शन जो है रखे जाते हैं, वो आपको तैयार करने होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 सही है, गिरफ्तारी निरोध की सॉरी हाँ, के विरुद्ध संरक्षण 23 धर्म की स्वतंत्रता 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 ठीक है? तो गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण ये वाला जो है, ये बी जो है ये 23 के अंतर्गत नहीं मिलता है, ठीक है? ये मिलता है आपको 20 के अंतर्गत, ठीक है? बी जो है इसका सही उत्तर होगा। 23 के अधीन तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें जो है बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाता है, ठीक है? और 20 के अंदर ये वाला आता है। आगे बढ़ें। अगेन अब ये कुछ इससे संबंधित आपने बताना है, ये पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य किससे रिलेटेड है? मौलिक कर्तव्य किसके अंतर्गत इसमें से सही चीज़ क्या है? संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था, वो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 76 में, ठीक है? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये वाला जो फैसला आया था, ये मिनर्वा मिल्स का केस था, इसमें आया था, ठीक है? थोड़ा-सा आप लोग ना फैसले भी कर लेना, मतलब बहुत डिटेल में आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो केसेज़ हैं, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, गोरखनाथ, ये जो है कुछ प्रसिद्ध हैं, ठीक है? इनको थोड़ा-सा तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है? मतलब हल्का-फुल्का देख लेना किससे संबंधित है, क्या उसमें कहा गया था, बस एक लाइन का, इतना ही कहना है। मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया था? केशवानंद भारती केस में दिया था और इंसान के अनैतिक व्यापार का निषेध इसके अंतर्गत। 2-3 भी आते होंगे आपको तो आप लोग मैच वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संशोधन A3 ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है? बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है? नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है। पहले हुआ करता था। नैसर्गिक अधिकार भी नहीं है, नेचुरल राइट भी नहीं है। वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। अब दरअसल ये हो गया कि ये दोनों एक ही बात होती है। एक थोड़ा उर्दू का शब्द हो गया कानूनी, ठीक है? थोड़ा पर्शियन शब्द हो गया, वैधानिक जो है हिंदी का शब्द हो गया। तो सी एंड डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? कानूनी अधिकार है, हालाँकि जो एनसीईआरटी है आपकी इसमें लिखा गया है कि ये संवैधानिक अधिकार है। एनसीईआरटी में संवैधानिक शब्द का प्रयोग किया गया है आपके लिए, ठीक है? संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, ठीक है? तो संवैधानिक शब्द भी आप लोग याद रख सकते हैं। संवैधानिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है? नेचुरल राइट भी नहीं है। मौलिक अधिकार दरअसल नेचुरल राइट होते हैं एक तरह से, ठीक है? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटाया था?
संपत्ति का अधिकार किसके अंतर्गत हटाया गया था? 37वां, 38वां, 44वां या 42वां? कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? ठीक है, कौन-सा वाला था? 37, 38, 44th या 42nd? तो ये है आपका सही उत्तर सी। ठीक है? कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट की जो लिस्ट थी उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। किसके अंतर्गत? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 का था। ठीक है? आपने याद रखना है। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन-सा जो है संविधान में भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ठीक है? लिंग की समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ध्यान रखिए, कौन-सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? इसमें से कुल मिलाकर के देखिए, ये सारे अधिकार आपको प्राप्त हैं, ठीक है? नागरिकों को ही मिलते हैं ये, लेकिन इसमें से एक है जो मूल अधिकार नहीं है आपका, यानी लिखा गया नहीं है मूल अधिकार में, वो आपका सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। हालाँकि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि ये जो सूचना का अधिकार है, ये आपका आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, ठीक है? ये एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मूल अधिकारों में लिखा गया नहीं है संविधान में उसको, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या ज़रूर की है उसकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है व्याख्या करना और संरक्षण करना मूल अधिकारों का, ठीक है? निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? ठीक है, अब ये प्रश्न मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ है, ठीक है? मूल अधिकारों के बारे में एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि मूल अधिकार कुछ अधिकार ऐसे हैं, जो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे, यानी विदेशी आदमी को भी मिलेंगे और कुछ अधिकार ऐसे हैं, जो केवल नागरिक को मिलेंगे। तो प्रश्न में नागरिक शब्द लिखा गया है या व्यक्ति शब्द लिखा गया है, इस आधार पर भी बहुत गेम होता है मूल अधिकारों में, प्रश्नों की प्रकृति में, ठीक है? इसलिए ये प्रश्न रखा गया है समझाने के लिए कि मूल अधिकार में कुछ केवल व्यक्ति को मिलते हैं, मतलब जो हर व्यक्ति को मिलते हैं, कुछ अधिकार ऐसे होंगे जो प्रत्येक नागरिक को मिलेंगे, ठीक है? तो विधि के समक्ष समानता ये सबको मिलता है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार सबको मिलता है। देश में स्वतंत्र भ्रमण की आवश्यकता, ये वाला जो अधिकार है और ये चौथा वाला अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये क्या है? ये तो दरअसल चुनाव लड़ने का अधिकार ये दरअसल मूल अधिकार है ही नहीं, ठीक है? लेकिन जो 3 और 4 है, ये जो है, सभी व्यक्तियों को नहीं मिलते, ठीक है? नागरिकों को ज़रूर मिलते हैं। स्वतंत्र भ्रमण के अधिकार तो मूल अधिकार है ही जो नागरिक को मिलता है और ये भी नागरिक को ही मिलता है अधिकार, ठीक है? तो 3 और 4 जो है सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ठीक है? तो 3-4 1 मिनट, एक कोड गलत हो गया क्या? 3-4 अच्छा हाँ, एक और चीज़ हाँ, सॉरी। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार भी जो है इसके अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि भेदभाव के विरुद्ध जो है भेदभाव, लेकिन विधि के समक्ष समानता सबके अंतर्गत आएगा, तो 2-3-4 होगा, सॉरी 2-3-4 डी जो है इसका उत्तर होगा, ठीक है? 2-3-4 इसका उत्तर होगा। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार भी थोड़ा-सा इसको जो है आप याद मतलब कर लेना, गूगल से देख कर के या कहीं से भी, जो भी आपके पास किताब है कि प्रत्येक व्यक्ति को कौन-सा मिलता है, जो केवल नागरिकों को मिलता है। इसकी एक पूरी लिस्ट है, मैं उन्हीं को कराने लगूँगा तो आगे क्वेश्चन छूट जाएँगे। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? किसकी संस्तुति पर किया गया था? बलवंत राय मेहता, अयंगार समिति, स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर समिति? तो कौन-सी कमेटी थी जिसके अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था? वो थी आपकी सी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है? स्वर्ण सिंह कमेटी थी फंडामेंटल अ ड्यूटीज़ को जो है इसमें शामिल किया गया था। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटी कौन-सा संविधान संशोधन किया गया था? ऊपर एक मैच वाले प्रश्न में भी हमने देखा था। 42nd, 56, 73 या 98? तो कौन-सा था? 42nd, ठीक है? 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत ये जो है किया गया था। ठीक है? आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? किस अनुच्छेद में किया गया? तो 50 में, 51 ए में, 52 में या 53 में? कौन-सा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन से प्रावधान में उसको डाला फंडामेंटल ड्यूटी को? तो किसके अंतर्गत डाला? 51 के ए के अंतर्गत डाला। 51 था पहले से और उसमें ए बनाया गया। इसके अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों को डाल दिया। पहले 10 थे, लेकिन बाद में 11वां कर दिया गया। ठीक है? चलिए, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है?
तो भाग 4 जो ए है, देखिए भाग 3 है आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, भाग 4 है डीपीएसपी से रिलेटेड। तो डीपीएसपी के ही 4 का ए एक सेक्शन बनाया गया, जो 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसी के अंदर 40 उसको किया गया, ठीक है? कुल मिलाकर के मूल कर्तव्यों में स्वर्ण सिंह समिति थी, जिसके अंतर्गत किया गया। 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में किया गया था, ठीक है? और 51 ए ये प्रावधान में जोड़ा गया और भाग कौन-सा था? भाग पूछा जाए तो 4 ए में किया, ठीक है? इतना आपको मूल कर्तव्यों के बारे में याद रखना है, बाकी 11 मूल कर्तव्य आपको याद रखने हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि क ये है, ख ये है, लेकिन 11 की 11 आपको याद रहने चाहिए कि कौन-सा है, क्योंकि उसमें भी कई बार कुछ टेक्निकल चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है? वो आगे प्रश्न इसमें बनाए गए हैं कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन-सा कथन सही नहीं है? इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक है? तो इसमें से कौन-सा कथन है जो सही नहीं है कह रहा है, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अंग्रेज़ी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं फिलहाल, कि क्या जो है ये कह रहा है। तो बताइए इसमें से कौन-सा जो है इसका सही उत्तर होगा? इसमें से जो उत्तर होगा इसमें से, ए जो उत्तर है ना, दे कैन बी मेड इफेक्टिव बाय रिट ऑफ मैंडेमस। देखिए रिट जो जो कॉन्सेप्ट है ना, रिट का कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। एफआर लिख लेता हूँ शॉर्टकट में। बाकी किसी भी सम से भी संबंधित रिट रूट करके नहीं बनाया जा सकता है उसको, ठीक है? तो मौलिक कर्तव्य का संबंध जो है इसमें से ए वाला जो है सही होगा, ठीक है? तो इस तरह से याद किया रहेगा। पॉलिटी में बहुत ये होता है कि आपने कौन-सी चीज़ कहाँ पे पढ़ी है उसी के आधार पर आपको करना है, ठीक है? पॉलिटी के हर विषय में ये होगा, लेकिन परम जो ये रिट होती है 5 प्रकार की, ये 5 की 5 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों को उसके द्वारा आप प्रभावी नहीं बना सकते हैं, ठीक है? इसके लिए अलग प्रावधान है, संविधान में आप मूल कर्तव्य जोड़ दीजिए, इस तरह से करके किया जा सकता है, ठीक है? ये न्यायालय निश्चित कर सकता है, जो डी वाला ऑप्शन है, लेकिन रिट जारी नहीं होती है उसके खिलाफ, ठीक है? एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से कौन-सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है कह रहा है, ठीक है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ठीक है? अगर आपने 11 वाक्य पढ़ने हैं केवल और केवल कि कौन-कौन से हैं, कौन-सा नहीं है उसमें से वो आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है? अगर आपने वो नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है? आसान सा प्रश्न है, थोड़ा-सा आपने गौर करना है इसमें से कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, स्ट्राइव टुवर्ड द एलिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देखिए एलिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपने आर्टिकल 17 में कर दी। मूल अधिकार है ये तो कर्तव्यों में आएगा ही नहीं, कर्तव्य की ज़रूरत ही नहीं है। ये किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता की ओर प्रयास क्या करना है? मूल अधिकारों में मिटा दिया गया है पहले से, तो सी जो होगा। इसके अलावा भी अगर आपने वो भी याद किए होंगे तो ये बाकी 3 हैं। जैसे पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना और जो हमारे आदर्श स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनको करना और इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, लेकिन सी वाला क्या है? राइट है। ठीक है? वो राइट के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से क्या है और क्या है, मतलब कौन-कौन से हैं? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास और वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो कौन-कौन से हैं इसमें से? ठीक है? तो देखिए मिश्रित संस्कृति वाली बात सही है, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और ये वाला भी है। लेकिन जो ये 2 वाला है, सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्ग की रक्षा, ये कमज़ोर वर्ग की रक्षा डीपीएसपी में राज्य खुद कर लेगा। ये नागरिक का कर्तव्य नहीं है, ठीक है? डीपीएसपी है, ये राज्य का कर्तव्य है, ठीक है? और इसके अलावा फंडामेंटल राइट भी दिए ही हैं। सामाजिक अन्याय जब सोशल इनजस्टिस होगा, तो उसमें क्या-क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है और इसके अलावा अनटचेबिलिटी समाप्त की गई है, राइट टू इक्वालिटी है, वो सारी चीज़ें हैं। तो 2 वाला जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है? बाकी 3 आते हैं, ठीक है? तो 1, 3, 4 सी जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? किसका संरक्षण जो है भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति और वन्य प्राणी।
देखो, ध्वज का संरक्षण करना भारत का मूल कर्तव्य नहीं, इसकी इज्जत करना है, इसका सम्मान करना है, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना है, लेकिन संरक्षण जो है वन्य प्राणी का करना ज़रूरी है, ठीक है? वन्य प्राणी का जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण वाला था, प्राकृतिक पर्यावरण एवं उसी के अंतर्गत वन्य प्राणी भी है कि उसका संरक्षण करना भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य है, ये अगर इसके अंतर्गत आता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपको बताया गया है 11 कर्तव्य हैं, पहले 10 थे, बाद में 11वां जोड़ा गया 11वें में कहा गया कि 6 से 14 साल के अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो माता-पिता का कर्तव्य होगा या फिर गार्जियन का कर्तव्य होगा कि वो उनको क्या करे अ, निश्चित और अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए, ठीक है? राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। तो ये नागरिकों को भी मूल कर्तव्य बना दिया गया, फंडामेंटल राइट भी बनाया गया और राइट टू एजुकेशन था ही, ठीक है? ये सारी चीज़ें की गई थी, 86वें संविधान संशोधन था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है? अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सी बी.एन. राव थे। ठीक है? अंबेडकर साहब प्रारूप समिति में बाद में बने थे, राजेंद्र प्रसाद जी अलग थे, के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे। सी बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे जिस समय भारत का संविधान निर्माण हो रहा था। ठीक है? तो ये आपको थोड़ा ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो समितियाँ हैं प्रमुख, इससे संबंधित ये थोड़ा-सा आप लोग तैयार करके जाएँगे तो अच्छा रहेगा। सूचियाँ मिलानी है आपको। संचालन समिति का ये अध्यक्ष आपके एक तरफ रखे गए हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? इसमें से अगर आपको एक भी उत्तर पता है, तो करके ही देखना है। जैसे प्रारूप समिति मुझे लगता है सबको पता होगा, इसके अम्बेडकर थे, तो C3 किस-किस में है? C3 2 जगहों पे है भाई, ऐसा कर सकते हैं। संचालन समिति के आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, A2 ठीक है? तो A2 हो गया, यहीं से बन गया वैसे उत्तर, ठीक है? लेकिन और भी कर लेते हैं, जो संघ की संविधान समिति थी, उसके जवाहरलाल नेहरू थे और आप हिंट से भी कर सकते हैं कि प्रांत से संबंधित मामला किसको दिया गया था? पटेल साहब को दिया गया था, तो आप कर सकते हैं इस तरह से, बी इसका उत्तर होगा, ठीक है? ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है? तो ये समितियाँ आप लोग याद रख लेना। एक और चीज़ जो है आपने तैयार करनी है, प्रमुख समितियाँ। अभी आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें कैसे तैयार करनी है, 15-15 मिनट में तैयार हो जाएगा, 2 घंटे में आपका जो है बहुत बढ़िया तरीके से फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी तैयार हो जाएगा, ठीक है? मुश्किल से 3-4 घंटे का है और प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है यहाँ से, पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है? 26 नवंबर को क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, इसको अंगीकृत किया था, यानी कि हमारा जो संविधान था वो बन कर के रेडी हो चुका था, ठीक है? लेकिन हमने 26 जनवरी का दिन क्यों चुना इसको लागू करने का? इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है क्योंकि 26 जनवरी 19 आई थिंक 28 या 1930 थोड़ा मैं भूल गया, उस दिन हमने क्या कर दिया था, अपने स्वतंत्रता दिवस मना लिया था पहले ही। 1930 या 1928 में एक लाहौर रेज़ोल्यूशन शायद था, उसके बाद जो है कांग्रेस ने मना लिया था, पूरे देश में मनाया गया था, ठीक है? तो इस वजह से इसका ऐतिहासिक महत्व था 26 जनवरी के दिन का, इसलिए हमको लगा कि 2 महीने रह गए, बाद में कर लेंगे, उसी दिन को जो है हम सेलिब्रेट करना चाहते थे, इस वजह से हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे शुरू कराने की सोची। लेकिन हमने अपना जो संविधान था वो अंगीकृत कर लिया था 26 नवंबर को, यानी कि बन के रेडी हो चुका था 26 नवंबर को, ठीक है? पूरा साइन हो चुका था संविधान सभा के अध्यक्ष का, ठीक है? आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑटोमैटिकली बिकम्स सस्पेंडेड कौन-सा आर्टिकल है जो आपात की उद्घोषणा के साथ ही खत्म हो जाता है? तो वो सबसे पहले जो खत्म होता है वो 19 है, ठीक है? ध्यान रखना है सबसे पहले आपातकाल के समय पे अगर कोई खत्म होता है तो 19 है और ऐसा जो कभी नहीं होता है वो 21 है, ठीक है? वो आर्टिकल कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। 21वां प्रश्न देखिए, 21 ए जो जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? और ये आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। कौन-सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना? वो था आपका क्या? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ, प्रोटेक्टेड द राइट टू प्राइवेसी उच्चतम न्यायालय ने निजता का अधिकार आपको बताया गया आर्टिकल 21 में रखा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेनर्स? फॉरेनर के लिए कौन-सा नहीं है? तो मैं बता देता हूँ आपको ये तैयार कर लेना आप, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता जो है इसके अंतर्गत नहीं है, ठीक है? इसके अलावा एक स्टेटमेंट है, ये भी मैं कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसके बाद क्योंकि अगली क्लास भी होनी है ना आपकी, तो उसके लिए भी समय मिलना चाहिए प्रॉपर, इस वजह से थोड़ा जल्दी करे मैंने लास्ट के क्वेश्चन। तो
स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी चुनाव में मत देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है? मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है और दूसरा कथन है प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है? मत देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास। व्यक्ति को तो नहीं है भाई, नागरिक को है। ठीक है? तो कथन 1 तो है गलत। कथन 2 भी गलत है, चुनाव लड़ने का अधिकार एक मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को नहीं है। प्रत्येक नागरिक नहीं लड़ सकता है। ठीक है? उसके लिए कुछ लोगों को रोका जाता है ना, कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए भी तो कुछ अर्हताएँ हैं, इस वजह से। ठीक है? तो ये वाला किसके अंतर्गत आएगा? दोनों ही कथन क्या है? गलत है। डी के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है? चलिए, तो इस तरह से जो है हमने 40 से ज़्यादा ही प्रश्न लगभग किए हैं आज की क्लास में। ठीक है? तो आपने कमेंट में बताना है कि किस तरह की आपको क्लास लगी। ठीक है? और फिर हमने उत्तराखंड की क्लास भी इसमें करनी है। ठीक है? चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और कल की क्लास जो है, कल की क्लास का भी नोट कर लो, टुमारो 18 जनवरी इसका जो है कार्यक्रम डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक ये और इसके अलावा जो उपभोक्ता अधिकार है, कंज्यूमर राइट है, इससे संबंधित कर लेना। ठीक है? ये 2 टॉपिक पर आधारित एमसीक्यू आपसे पूछे जाएँगे। डीपीएसपी और उपभोक्ता अधिकार। ठीक है? कल ये तैयार करना है। इसके अलावा तो उसके बाद इस क्लास के बाद आपका राइट आफ्टर शुरू करेंगे हिस्ट्री की क्लास, उत्तराखंड हिस्ट्री की क्लास। ठीक है? चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल। बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है? धन्यवाद।